हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो आज तुम्हारे सामने हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स भाई हर एक मूवमेंट में यूज करते हैं। भाई वो तुझे धोखा पक्का देगी स्टैटिस्टिक्स। भाई पिछले अगर समय से देखें तो इस समय में पेपर ज्यादा हार्ड आया, स्टैटिस्टिक्स। हर जगह स्टैटिस्टिक्स है। और मैं मतलब जेंडर बायसनेस नहीं कर रहा हूं। हाँ, वो लड़का तो मुझे पक्का धोखा देगा। हम अगर उसके बेस्ट फ्रेंड है तो वो ना भी देना हो उसने, बेशक मैंने उसे देखा है वो धोखा देगा, तो हम बोल रहे हैं ना ऑन एन एवरेज कि वो धोखा देगा। तो कहीं ना कहीं हम चीजों को एस्टिमेट कर रहे हैं। जब भी एस्टिमेट करते हैं या फिर हम ऑन एन एवरेज की बात करते हैं तो वो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स होती है। तो हर जगह पे स्टैटिस्टिक्स यूज है कि अगर मैं तुमसे क्रिकेट का स्कोर पूछूं कि ऑन एन एवरेज मतलब क्रिकेटर्स ने जो प्लेयर थे उन्होंने कितना स्कोर बनाया, तो तुम कहोगे यार ऑन एन एवरेज ना वही 80 के आसपास स्कोर है, 70 के आसपास स्कोर है ना। अगर मुझे एक नंबर से डिस्क्राइब करना है पूरा का पूरा डेटा, तो वहां पे एक चीज का यूज करने वाले जिसे बोलते हैं सेंट्रल टेंडेंसी। उस नंबर से डेटा कितना फैला हुआ है कि तुमने तो 80 बोल दिया, कोई एक प्लेयर तो 1 पे भी आउट हो गया था, कोई तो 0 पे भी आउट हो गया था और किसी ने तो 150 पे बना लिए। तो उस डेटा से कितना उस एक वैल्यू से कितना फैला हुआ डेटा, उसे हम क्या बोलते हैं? डिस्पर्जन। ठीक है, किस टाइप का डेटा है उसके लिए दो चीजें पढ़ने वाले हैं, कर्टोसिस, स्क्यूनेस। घबराना नहीं है, वर्ड सुन के इजी से हैं। हाँ, दो तरह से पढ़ेंगे कि पॉजिटिवली स्क्यूड क्या होता है, नेगेटिवली स्क्यूड क्या होता है। बट उससे पहले मैं तुम्हें रोड मैप टाइप बता देता हूं। सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारे पास आता है सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी, सेंट्रल टेंडेंसी का साधारण सा मतलब क्या होता है? सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब होता है, सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब होता है कि हम एक वैल्यू से पूरे डेटा को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। तुम्हारी क्लास में कितने नंबर आए? 10 में से 8 फॉर एग्जांपल ऑन एन एवरेज। जैम क्लियर करने के लिए लगभग कितना स्कोर चाहिए होता है? वही 35 के आसपास। मतलब तुम देख पा रहे हो ना कैसे मैं एस्टिमेट कर पा रहा हूं चीजों को। तो वहां हमारे पास सेंट्रल टेंडेंसी होता है। सेंट्रल टेंडेंसी मतलब कोई एक ऐसी वैल्यू जो कि लगभग सेंटर में आती हो, मतलब जिससे पूरा डेटा को तुम समराइज कर सकते हो। इसके हमारे पास बहुत सारे मेजर हो सकते हैं। इसके मेजर्स जो है मतलब बहुत सारी तरह से हम डिफरेंट तरह से सेंट्रल टेंडेंसी को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर तुम्हारे पास कभी भी कोई डेटा है ऐसे, अगर तुम्हें मैं ग्राफ भी सिखाऊंगा जितने भी टाइप के होते हैं, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगन, हिस्टोग्राम, पाई ग्राफ, सारा कुछ सिखाएंगे। उससे पहले की इंट्रोडक्शन तो ले लो। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स होती क्या है ना? पूरे के पूरे डेटा को डिस्क्राइब करना है जल्दी जल्दी से नंबर से। ठीक है, तो मेजर्स कौन कौन से होते हैं इसके? एक होता है अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन, सम ऑफ ऑल द वैल्यूज अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑल द वैल्यूज। बचपन में कुछ ऐसा पढ़ा होगा, FI/XI अपॉन में समेशन FI। अरे ये भी तो पढ़ा होगा अपनी 10वीं क्लास में, है ना? वही अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अलग है। ठीक है, और अगर यहां पे वेट इंक्लूड करने होते थे यार, W से मल्टीप्लाई W से डिवाइड होता था कि नहीं होता था, है ना? वही है ये मीन। अगर हम दूसरा देखें ज्योमेट्रिक मीन, और तीसरा देखें हार्मोनिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? अभी ज्योमेट्रिक मीन हमारे पास होता है कि अगर कभी भी तुम ज्योमेट्रिक मीन निकालना चाहो तो हमारे पास हो जाएगा nth रूट ऑफ n ऑब्जर्वेशंस का प्रोडक्ट। nth रूट ऑफ n ऑब्जर्वेशंस का प्रोडक्ट, ऐसा कुछ होता है। ठीक है, और अगर तुम हार्मोनिक मीन की बात करो तो ये कुछ ऐसा दिखाई देता है। हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू यहां पे हमारे पास वैल्यूज जो है ना वो रेसिप्रोकल खेलते हैं हम। मतलब कहने का है कुछ ऐसे, 1 बाय हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू समेशन 1 बाय XI इंटू में FI डिवाइड में FI। ऐसा कुछ हमें देखने को मिलता है। मेरे ख्याल से यहां तक बात समझ आ रही होगी। अब ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ा सही से लिखना चाहूं तो कभी कभी ऐसे भी देख सकते हो। इसको अगर मैं बड़े N से डिनोट कर दूं, अगर मैं इसको बड़े N से डिनोट कर दूं तो बड़ा N समेशन FI अपॉन में XI, ऐसा कुछ भी लिखा जा सकता है। तो ये हमारे पास क्या होता है? हार्मोनिक मीन। ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन में लॉगरिथम वगैरह लेके भी कर सकते हैं। अभी के लिए रुको तो यार, करते हैं उसे भी। इसके बाद हमारे पास दो और होते हैं। एक होता है हमारे पास मीडियन,
एक होता है हमारे पास मोड। मीडियन का सीधा सीधा बताएं तो बीच की वैल्यू, वो वाला बीच होता है ना यार, जिस वो समुद्र के साइड पे खड़े हो ऐसा पोज मार के, उसके सामने ऐसा पानी आता, वो वाला बीच नहीं, वो बीच मतलब सेंटर वाला बीच है ना, दो आंखों के बीच में ये वाला जो सेंटर है वैसे वाला सेंटर। तो बीच की वैल्यू, ठीक है। और मोड क्या होता है, सबसे ज्यादा आने वाली वैल्यू, सबसे ज्यादा आने वाली वैल्यू इज कॉल्ड मोड, है ना। तुमने पढ़ा होगा वो सिंपल फ्रीक्वेंसी में तो इनके अलग अलग फॉर्मूलाज आ जाएंगे, वो गंदे से फॉर्मूला देखे होंगे तुमने, है ना। वो कुछ ऐसा होता है L प्लस समेशन एफ, L प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन में f इंटू में h, ऐसा फॉर्मूला देखा होगा तुमने। इसका भी होता है वो f2 माइनस f, अरे ऐसा कुछ फॉर्मूला होता है इसका, f1 माइनस f0 अपॉन में 2f1 माइनस f0 इंटू माइनस f2 इंटू h, ऐसा कुछ फॉर्मूला देखा होगा, है ना। ये हमारे पास मोड का फॉर्मूला होता है ना। मॉडल क्लास, मीडियन क्लास तुमने देखी होगी। तो ये हमारे पास सेंट्रल टेंडेंसी के 5 मेथड होते हैं। अब इसके इंपॉर्टेंट मैं तुम्हें पॉइंट्स भी बताने वाला हूं कि अगर तुम कभी भी ऑब्जर्वेशंस लोगे, डेविएशन लोगे मीन से, अगर सम ऑफ डेविएशन मीन से लोगे तो आंसर 0। बताएंगे ये चीजें, जल्दी से बताएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें प्रूव करके दिखाऊं कि अगर तुम डेविएशंस ले रहे हो, मतलब डेटा की सारी वैल्यूज को माइनस करते रहो मीन से, करते रहो, मीन से माइनस करा, सबको प्लस करोगे, माइनस करने के बाद आंसर 0 आएगा। प्रूव करके दिखाऊं, देखो समेशन x माइनस समेशन x बार, बात पक्की। यहां पे अगर मैं n से मल्टीप्लाई कर दूं, स्मॉल n से मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो दिख नहीं रही अभी, है ना, वरना बड़े वाला n आता। स्मॉल n से मल्टीप्लाई, स्मॉल n से डिवाइड, समेशन x, इसको लिख लेते हैं। अगर मैं x को बाहर निकाल दूंगा x बार को, तो हमारे पास सिर्फ समेशन बनेगा, और समेशन का मतलब होता है, या फिर समेशन 1 लिख देते हैं, ऐसा कुछ, इक्वल टू 0 तो प्रूव करना है। राजन क्या कर रहा है, यहां तक समझ आया। यह हमारे पास बन जाएगा n, ये किसकी डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन है x बार की, यही तो होता है मीन, है ना। तो आ जाएगा मीन माइनस में x बार इंटू n। अरे एक को कितने टाइम्स जोड़ना है, n टाइम्स। यहां समेशन 1 से लेके n तक होगा, हमेशा ध्यान रखना आज के बाद। बात समझ आ रही है, बढ़िया। तो ये आंसर कितना आ गया, 0। तो मतलब तुम जब भी डेविएशंस लोगे, मतलब तुम्हें कोई भी डेटा दे रखा है 1 2 3 4 5 और तुम्हारा x बार आ रहा है फॉर एग्जांपल 3, तो 3 से इसका मान लो 3 आएगा, वैसे इसका मीन निकाल के देख लेना। एक मिनट रुको, ये तो वीडियो से बाहर निकल गया होगा हमारे फ्रेम से, है ना। हाँ, फ्रेम से बाहर निकल गया है, तो x बार को हमने 3 लिख लिया। तो ये हमारे पास बन जाएगा, 1 में से 3 को घटाओगे कितना आएगा, माइनस के 2, माइनस के 1, 0 1 2, सबको प्लस करना, आंसर आएगा 0। नहीं आ रहा तो बताओ आंसर कितना आ रहा है, 0। इसका मतलब डेविएशंस टेकन फ्रॉम मीन इज 0। ऐसी बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें तुम्हें बताने वाले हैं ज्योमेट्रिक मीन के बारे में, ऐसे तुम्हें बहुत सारी बातें बताने हैं हार्मोनिक मीन के बारे में, ऐसे तुम्हें बहुत सारी बातें बताएंगे मीडियन के बारे में, मोड के बारे में। तो ये एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर मान के चलो, यहां पे हमारे को पूरा एक ओवरऑल पिक्चर तो दिख जाए। इसके बाद हमने देख लिया यार सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में, पता लग गया कि डेटा की सेंटर में वैल्यू कौन सी है, मतलब पूरे डेटा को समराइज करने के लिए एक वैल्यू कौन सी है वो यहां से मिलेगी। डिपेंडिंग ऑन किस टाइप का डेटा है, हम इसमें से एक मेजर को यूज करने वाले हैं। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी किस पे डिपेंड करता है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी डिपेंड्स ऑन किस पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ डेटा। जैसे अगर तुमने 12th क्लास पढ़ी हो, जो कि पढ़ के आए होंगे तभी कॉलेज में आए, ऑब्वियस सी बात है, बट ये कैसी बात थी, बट जो भी है, अगर तुमने 12th क्लास में फिजिक्स पढ़ी है और उसमें तुमने वो स्पीड डिस्टेंस टाइम वाले क्वेश्चन किए हैं, तो तुमने वो पक्का किया होगा कि यहां से यहां तक हाफ डिस्टेंस के लिए स्पीड थी v1 और अगले हाफ के लिए थी v2। तो अगर मैं तो एवरेज स्पीड बताओ, ऐसा कुछ करते थे हम, है ना। तो उसका फॉर्मूला निकाल के दिखाऊं। एवरेज स्पीड का वैसे फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यह हमारे पास फॉर्मूला किसका होता है, एवरेज स्पीड का। अगर मैं तुम्हें यहां पे ध्यान से बताऊं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस कैसे निकालने, सबसे पहली बात तो हमारे पास यह आती है,
हाउ टू फाइंड टोटल डिस्टेंस। तो अगर हम ध्यान से देखें, d/2 इसे मान लेते हैं, d/2 इसे मान लेते हैं, हम खुद से मान रहे हैं, आंसर में नहीं आना चाहिए। हमारे को दिया क्या होता है, v1 v2, देखते जाओ। अगर स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम का फॉर्मूला क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। पहले वाले के लिए अगर मैं टाइम निकालूं तो आ जाएगा t1 इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, मतलब d/2 v1। ध्यान से देखो, d/2 v1, और ऐसे ही t2 क्या आ जाएगा, t2 आ जाएगा d/2 v2। हमें टाइम भी मिल गया, हमें डिस्टेंस भी मिल गया, इसमें डाल देते हैं टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, विच इज t1 प्लस t2। t1 t2 की यहां वैल्यू डालोगे, d/2 कॉमन आएगा, उड़ा देना, और मेरे ख्याल से जो फाइनल आंसर बचेगा मैं यहां लिख रहा हूं, एवरेज स्पीड का आ जाएगा d/2 d होता है, मतलब ये हो जाएगा d, और नीचे आएगा d/2 v1 प्लस d/2 v2। d से d कट जाएगा, 2 कॉमन लेके ऊपर, और फाइनल आंसर जो हमारा आ रहा है v एवरेज यहां लिख रहा हूं 2 अपॉन में 1/v1 प्लस 1/v2। देखो इससे मैच हो रहा है क्या, मैंने यहां पे कुछ गड़बड़ की है क्या, अरे ये कैसी बात थी, यहां आएगा माय मिस्टेक, हार्मोनिक मीन में मैंने गलती कर दी है, यहां पे n लिख दिया जबकि यहां आना चाहिए था। मैच करके देखना सेम आ रहा है क्या। कितनी ऑब्जर्वेशंस है, 2 ऑब्जर्वेशन है, 1 2, तो वो ऊपर आ रहा है, और बाकी के ऑब्जर्वेशन का रेसिप्रोकल आना चाहिए। हाँ, इसमें थी v1, इसमें थी v2, तो यहां आ तो रहा है 1/v1 1/v2। सही फॉर्मूला इसका मतलब है हार्मोनिक मीन। जब भी हम ऐसा डेटा यूज करने वाले हैं इसके लिए हार्मोनिक मीन चलेगा, मीन चलेगा ही नहीं, है ना। इनके बीच में रिलेशन क्या होता है, कौन सबसे बड़ा होता है, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन वगैरह वगैरह, इसको भी बहुत जल्दी हम बताने वाले हैं तुम्हें, ठीक है। अभी एक अंडरस्टैंडिंग बना लेते हैं कि क्या क्या चीज होती है। तो ये हमारे पास डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है, इसमें बहुत सारी चीजें बनाई जा सकती हैं। मैंने ज्योमेट्रिक मीन के बारे में बताया। ज्योमेट्रिक मीन अगर हम ध्यान से देखें अगर 2 ही ऑब्जर्वेशन है तो कुछ ऐसी लिखी जाती है x1 x2 की पावर 1/2, ऐसा कुछ लिखा जाता है, ठीक है। तो जितनी भी हमारे पास होंगी ऑब्जर्वेशंस उतना ही उसका रूट ले लेना। बहुत मुश्किल होता है यार साफ करना, मतलब सॉल्व करना, और साफ मैं इसको करने लगा था इसीलिए, तो बहुत मुश्किल होता है इसको सॉल्व करना। सॉल्व करने के लिए क्या करें, एक काम करते हैं, ज्योमेट्रिक मीन हमें दे रखा है x1 x2 की पावर 1/2, मुश्किल है सॉल्व करना, रूट लॉग ले लो दोनों साइड। अगर 2 वैल्यूज हैं तो शायद आसान भी हो। लॉग का मतलब पता है ना, पावर खोपड़ी से आगे आ जाती है, जब भी एकदम खोपड़ी में पावर लगी हो वो आगे आ जाएगी, ठीक है, ऐसा कुछ। इसे सॉल्व कर लेना, सॉल्व करने के बाद ज्योमेट्रिक मीन आ जाएगा एंटी लॉग ऑफ लॉग x1 x2। लॉग x1 x2 को ऐसे भी लिख सकते हो, पता है, एंटी लॉग ऑफ हाफ ऑफ, या हाफ को भी अलग रखते हैं, लॉग x1 प्लस लॉग x2 डिवाइड बाय 2। अरे देखी सी चीज लग रही है, इसको तो फिर मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ना, एंटी लॉग ऑफ समेशन ऑफ लॉग xi डिवाइड में n। मीन जैसा ही नहीं लग रहा है, बस इसमें लॉग एंटी लॉग आ गए हैं, है ना। तो ये हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन होता है, ये इसके बारे में इंपॉर्टेंट चीज थी। और अगर हम हार्मोनिक मीन देखें, मैंने तुम्हें इसका एग्जांपल बता दिया है। मीडियन देखें तो इसमें मीडियन क्लास ढूंढनी होती है ना, मीडियन क्लास। और मीडियन क्लास को कैसे ढूंढते थे, बचपन की यादें ताजा करो। मीडियन क्लास ढूंढने के लिए क्या करते थे, हम n/2 निकालते थे। जैसे हमारे पास टोटल जो फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी ऑब्जर्वेशंस की हैं, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, वो हमारे पास आ गई 100, तो हम करते थे 100/2, तो आता था 50 से जस्ट बड़ी फ्रीक्वेंसी पे हम जाते थे, याद आया है ना। 50 जो नंबर आता था हमारे पास, वो देखते थे किस क्लास के अंदर लाई करता है, हम देखते थे किस क्लास के अंदर लाई करता है ना। फिर इसके लिए हमें क्यूमुलेटिंग फ्रीक्वेंसी जाननी होती थी। क्यूमुलेटिंग फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है अगर तुम्हें 1 2 3 4 5 दे रखा है तो तुम्हें क्यूमुलेटिंग फ्रीक्वेंसी कैसे निकालनी है, वो निकालनी है 1, ये f है, ये CF है, 1, फिर आ जाएगा इसमें इसको प्लस करके 3, फिर इसमें इसको प्लस करके 6, इसमें इसको प्लस करके 10 और 15। वैसे भी निकालोगे आंसर कितना आएगा, 3 3 6 4 10 5 15, जो यहां आता है वही यहां पे आता है। इसमें से हमें निकालनी होती थी क्यूमुलेटिंग फ्रीक्वेंसी CF।
जो कि डिटेल में बताएंगे, अभी के लिए जस्ट तुम्हें बता रहे हैं ऐसी ऐसी चीजें रहती है। याद दिला रहा हूं तुम्हें, वही 12वीं वाली बात, 12वीं कक्षा की बात तुम्हें याद दिलाने की कोशिश हो रही है इसमें, ठीक है। ये सारा कुछ पढ़ा हुआ तुमने पहले ज्योमेट्रिक मीन को छोड़ के, शायद वो भी पढ़ी लिया होगा कभी। हाँ, इसके बाद आता है वही मोड। मोड में हमें मॉडल क्लास देखनी होती है। दो चीजें हमें याद रखेंगे, मॉडल क्लास। मॉडल क्लास बड़ा आसान है, जिसमें सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी आ रही हो, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी, उसके सामने वाली जो क्लास होगी वो हमारे पास, जैसे फॉर एग्जांपल 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3, यहां पे अब 4 5 6, तो ये 6 सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, ये वाली हो जाएगी मॉडल क्लास। कितना आसान था। मीडियन क्लास निकालने के लिए तुम क्या करोगे, सबसे पहले n/2 करो, वो आ गया 50, और जो 50 आएगा, जो यहां पे मैं CF निकालूंगा, उस CF में ढूंढते हैं 50 से जस्ट बड़ा कौन सा है ना। इसमें तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ रहा है ना, 50 से जस्ट बड़ा। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे अगर मैं 10 मान लूं, n/2 10 आ रहा है, नहीं n/2 यहां पे 15/2 करके दिखाता हूं, 15/2 आ जाएगा 7.5। 7.5 से जस्ट बड़ा नंबर कौन सा है, 10। तो इसके सामने जो भी क्लास होती, ऐसे अगर मैं क्लास बना लेता, जो भी क्लास होती वो हमारे पास क्या होती, मीडियन क्लास। ठीक है, मीडियन क्लास। ये जो हमारे पास मिला है ना, इसके ऊपर वाली चीज को हम क्या बोलते हैं, CF। इसके सामने वाली चीज को क्या बोलते हैं, F, जो यहां पे लिखा हुआ है ना। n/2 ऑलरेडी निकाल चुके हैं। जो यहां से क्लास आती, क्लास में ये जो छोटे वाला नंबर होता है, इसे बोलते हैं लोअर लिमिट, इसे बोलते हैं अपर लिमिट। लोअर लिमिट ही L लिखा हुआ है। जो क्लास के बीच का गैप होता है उसे बोलते हैं H। अगर तुम ध्यान से सोच पा रहे हो तो भाई तुम्हें पूरा ओवरऑल एक क्या कहते हैं उसे, पूरा ओवरऑल एक मुद्दा समझ आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, है ना। ऐसे भी मैं सेंट्रल टेंडेंसी, कर्टोसिस सब कुछ समझाने वाला हूं। डिटेल प्रॉपर्टीज नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो ये हमारे पास है, मैंने सारी चीजें बता दी। ऐसी F नोट वगैरह करते तो इसमें हमने जैसे ही मॉडल क्लास ढूंढ ली, मॉडल क्लास में से लोअर लिमिट ढूंढ लेंगे, उसकी विड्थ ढूंढ लेंगे। मॉडल क्लास के सामने जो फ्रीक्वेंसी होती है, फॉर एग्जांपल यही है मॉडल क्लास, इसमें देखते हैं ये हमारे पास, इसके ऊपर वाली चीज को F नोट, इसको बोलते हैं F1, इसके नीचे वाले को F2। सारी वैल्यूज डालेंगे भाई, खत्म हो जाएगा मोड भी, ठीक है। हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, ये हमारे पास होते सेंट्रल टेंडेंसी। मान लिया सेंट्रल टेंडेंसी हमारे पास आ गए, लेकिन एक दिक्कत है। अब दिक्कत क्या आ गई, दिक्कत ये आ गई अगर तुमने एक वैल्यू बता भी दी कि 20 इज सेंट्रल टेंडेंसी या फिर मीन, फॉर एग्जांपल मीन से कितना डेटा वेरी कर रहा है, जैसे इसमें ये आ गया 20, यार इधर भी तो डेटा कितना वेरी कर रहा है, किस टाइप से डेटा वेरी कर रहा है कैसे पता करें, वो डिस्पर्जन कैसे निकालें कि कितना फैला हुआ डेटा है। जितना फैलाव ज्यादा होगा उतनी गड़बड़ ज्यादा है। फैलाव इज इक्वल टू गड़बड़, ये लिख लो कहीं पे, फैलाव इज इक्वल टू गड़बड़, फैलाव इज इक्वल टू गड़बड़। तो हमें गड़बड़ नहीं चाहिए, उसके लिए भी तो कुछ मेजर्स होने चाहिए। जैसे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी लिखा है, वैसे मेजर ऑफ डिस्पर्जन भी तो होना चाहिए। डिस्पर्जन का मतलब कितना डिस्पर्ज, कितना फैला हुआ डेटा, उसके भी हमारे पास होते हैं। तो मैं इसको रब करता हूं और उस पर चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है डिस्पर्जन और उसके मेजर। डिस्पर्जन का मतलब मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता दिया है, फैलाव। जितना फैलाव उतनी गड़बड़, जितना फैलाव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू गड़बड़। मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा। इसके बाद आते हैं इसके भी मेजर्स कि कैसे मेजर करें कितना फैलाव है। सबसे आसान मेथड, रेंज निकाल लो, रेंज। और रेंज निकालना सबसे आसान है, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। इससे भी तुम्हें फैलाव पता लग सकता है, फैला हुआ डेटा पता लग सकता है कि हाउ मच डेटा इज फैला हुआ। वो फैलाव पता करने के लिए एक रेंज होती है, ठीक है। रेंज हमने निकाल ली, लेकिन ये ना ढंग से बता नहीं पाएगा तुम्हें, एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं बता पाएगा, ठीक है। इससे भी बढ़िया है हमारे पास, इससे भी बढ़िया चीज है। उससे पहले मैं तुम्हें एक चीज बताना चाहूंगा, मीडियन का मतलब क्या होता है, मिड वैल्यू। मिड वैल्यू, बीच की वैल्यू, ठीक है। ठीक, इसमें मतलब, इसका मतलब एक है डेटा तो उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दो, एक इधर एक इधर। इससे बढ़िया चीज भी होती है हमारे पास। हाँ, एक होता है मीडियन जिसको हम ऐसे लिखते हैं, एक हमारे पास और भी होता है, एक होता है क्वार्टाइल्स। 4 पार्ट में डिवाइड करना, 1 2 3, तो 1 2 3 4। यहां पे क्या होता है हमारे पास n/4, 2n/4,
3n/4 हम यहीं तक यूज करते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट क्वार्टाइल, सेकंड क्वार्टाइल, थर्ड क्वार्टाइल, 3 पार्ट इसने कवर कर लिए हैं, ठीक है। तो ऐसा हमारे पास होता है। ऐसे हमारे पास होता है डिसाइल, 10 तक वैल्यू डिवाइड करना, ठीक है। n/10, 2n/10 अप टू सोन। ये d1 है, ये d2 है, ये d3 है, अप टू सोन dk लिखूंगा तो k n/10 खत्म। k की वैल्यू कहां से आ सकती है? अगर तुम k की वैल्यू 10 ही रख दोगे फिर तो घूम फिर के पूरा ही डेटा कवर कर लिया तुमने, है ना। बढ़िया। ऐसे हमारे पास होते हैं परसेंटाइल, आते हैं ना वो जेई के एग्जाम में। तो हमारे पास अरे सारा एग्जांपल से समझाएंगे भाई, जेई वालों का डेटा लेके समझाएंगे तुम्हें। स्टैटिस्टिक्स पढ़ने में मजा ही तब है, क्या खाक मजा है पढ़ने में। शायरी बनी नहीं, मैं नेक्स्ट लेक्चर में बनाता हूं। मैं तब तक एक मूवी का डायलॉग सुना देता हूं, क्या खाक मजा है जीने में जब तक आग ना लगी हो दुश्मन के सीने में। बट मैं ये पढ़ने वाला भी बताऊंगा, ठीक है। क्या खाक मजा है पढ़ने में जब तक, नेक्स्ट लेक्चर में कहा तो है मैंने, क्या जबरदस्ती कर रहे हो तुम लोग। तो हमारे पास आ जाएगा n/100, 2n/100 अप टू सोन 99n/100। तो वही हम यहां पे यूज करने हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में। अगर हम ध्यान से देखें तो सिर्फ मीन नहीं, हमारे पास और भी होते हैं, जैसे एक है क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन, डेविएशन का मतलब ही हमारे पास क्या होता है? फैलाव। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, Q निकालते हैं 1/2 Q3 - Q1। ये भी हमारे पास एक मेजर होता है, उतना अच्छा नहीं है बट क्वार्टाइल डेविएशन भी हमारे पास एक मेजर है, इससे भी डिस्पर्जन का पता किया जा सकता है, उतना बढ़िया नहीं। और भी हमारे पास वैरायटी की हमारे पास बिल्कुल कमी नहीं है। जैसे हमारे पास एक अभी आया क्वार्टाइल डेविएशन, एक आता मीन डेविएशन। मीन डेविएशन नाम से ही पता लग रहा है ना क्या, मीन डेविएशन। डेविएशंस लेनी है, कुछ ऐसे लिख सकते हैं 1/n समेशन xi - a। जितनी भी वैल्यूज हैं उसको एक चूज करो नंबर, उसमें से माइनस कर दो। खुद से चूज करना है, कोई भी फ्रीक्वेंसी उठा लो जो तुम्हारी इच्छा हो। सेंटर वाली उठाओगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। मैंने यहां पे कोई नहीं कहा कि कौन सा सेंटर, ये कौन सी सेंट्रल टेंडेंसी है, अपनी मर्जी से कोई बीच की वैल्यू उठा लो। ऐसे जैसे 5 वैल्यूज दी हुई हैं तो 2 ऊपर से छोड़ दो, 2 नीचे से छोड़ दो, बीच वाली वैल्यू उठा लो फ्रीक्वेंसी की, वो भी कर सकते हो, ठीक है। साथ में 1/n, तो छोटा n लगा लेना यहां पे, मैं फ्रीक्वेंसी अभी नहीं कंसीडर कर रहा। तो सिंपल वैल्यूज, अगर फ्रीक्वेंसी भी यहां लिख देंगे तो हमारे पास बड़ा n आ जाएगा। तो ये हमारे पास होता है, लेकिन इसमें दिक्कत है भाई, नेगेटिव वैल्यूज को तुम पॉजिटिव क्यों कर रहे हो, मोड क्यों लगा रहे हो यहां पे? फिर तो डेविएशंस टेकन फ्रॉम दिस a इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब ये मीन की बात तो नहीं कर रहे होंगे फिर हम। इससे भी बढ़िया हमारे पास यहां पे पॉजिटिव कर रहे हैं सारी के सारी वैल्यूज को, मुझे उससे बचना था। उससे बचने के लिए हमारे पास एक और बढ़िया खतरनाक सी चीज आई जिसका हमने नाम दिया, इससे बचने के लिए जो हमारे पास एक चीज आई उसका हमने नाम दिया मीन डेविएशन के बाद। और ये ऐसे पढ़ना मजेदार ही नहीं है स्टैटिस्टिक्स, मेरे को मजा आ रहा है, मेरे को पढ़ाने में मजा आता है इसलिए मजा आ रहा है। वैसे ऐसे नहीं पढ़ते, स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं बहुत सारे रियल लाइफ एग्जांपल से। जैसे मैं तो अभी तुम्हें जेई का डेटा दिखाता तो मजा आता है ना। इसके बाद हमारे पास एक आता है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन, अब ये स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास होती है अगर तुम कभी भी डेविएशंस लेते हो, लेनी डेविएशंस, ये डेविएशन का मतलब है कुछ है, और डिनोट करते हैं कुछ ऐसा 1/n समेशन फ्रीक्वेंसी x - x बार का स्क्वायर कर रहे हैं और उसका रूट भी ले रहे हैं, ठीक है। यूनिट्स की थोड़ी सी दिक्कत होती है इसमें, लेकिन ऐसा कुछ होता है हमारे पास। दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन। डेविएशन कहां से लेने हैं? मीन से लेने हैं। i = 1 to n तो हमें पता ही होता है, n अगर ऑब्जर्वेशन है हमारी तो। समझ आ रही है यहां तक? बेसिक सी चीज थी ये हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन। एक और हमारे पास तरीका इंपॉर्टेंट है, स्टैंडर्ड डेविएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक और भी होता है वेरिएंस, बट स्टैंडर्ड डेविएशन इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक और भी हमारे पास है इसी के जैसा, जिसको हम बोलते हैं, और याद रखना यहां पे n क्या है? समेशन fi, ठीक है। इसी के जैसा हमारे पास एक और भी होता है वेरिएंस। वेरिएंस क्या होता है? स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। और ये है दी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये दी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऐसा होता है हमारे पास वेरिएंस।
क्यों यूज करते हैं वेरिएंस ज्यादा एज कंपेयर टू स्टैंडर्ड डेविएशन? लेकिन जब हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे, अगर ऐसा ऐसा कभी कर्व देखी है कहीं पे तुमने, कोई भी डेटा उठा के देख लो स्टैटिस्टिक्स का, या कोई भी रिसर्च पेपर उठा के देखोगे, मैक्सिमम टाइम्स तुम्हें ऐसी सी शेप मिल जाएगी, पता नहीं क्यों। पढ़ेंगे भाई, यहां पे एक आती है सेंट्रल लिमिट थ्योरम, जो कि अलाउ करती है कोई भी अगर बहुत बड़ा डेटा हो तो वो इसी शेप में ही आ जाएगा घूम फिर के। सबसे ज्यादा पावरफुल चीज स्टैटिस्टिक्स की यही है, ये थ्योरम जो अलाउ करती है चीजों को, और अलाउ करने के बाद यहां पहुंच जाते हैं, जो कि सबसे दी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास होती है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। वहां तक हमें पहुंचना है, वहां पे यूज करेंगे हम स्टैंडर्ड डेविएशन का। बताएंगे तुम्हें 3 स्टैंडर्ड डेविएशन इधर फैला होता है डेटा, 3 स्टैंडर्ड डेविएशन इधर फैला होता है। कहां से? बीच, सेंट्रल टेंडेंसी, सेंटर से। और ये एक सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होती है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है इसका मीन भी यही होगा, इसका मीडियन भी यही होगा, इसका मोड भी यही होगा। ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन को हम सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। ठीक है, बात समझ आ रही है थोड़ी सी? बढ़िया, बहुत अच्छे। तो हमारे पास वेरिएंस भी आ गया है, हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन भी डिफाइन कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास आता है रूट मीन स्क्वायर। रूट मीन स्क्वायर का मतलब होता है पीछे से पढ़ना। पहले तो कोई भी सेंट्रल टेंडेंसी ले लो, कोई भी चीज ले लो ए, पहले तो तुम्हें ऑब्जर्वेशन से लेना है इसका स्क्वायर, फिर लेना है फ्रीक्वेंसी दी होगी तो मीन, मीन के लिए डिवाइड में ये भी होता है, फिर उसका लेना है रूट, इसी को ही बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर। ठीक है, ये भी एक होता है। यहां पे ए मैंने डिफाइन नहीं किया कि मीन से ले रहे हैं, मोड से ले रहे हैं, मीडियन से ले रहे हैं, हार्मोनिक मीन वगैरह वगैरह, यहां पे मैंने जनरल ए लिख दिया। ठीक है, डेविएशंस अबाउट ए, डेविएशंस अबाउट ए, ये होता है हमारे पास। ठीक है, ऐसा कुछ हमारे पास आ जाएगा। अब हमें ये चीज जाननी होगी कि डेविएशंस अबाउट ए तो हम ले रहे हैं, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन, एक मिनट, इसकी सबसे कम वैल्यू, लीस्ट वैल्यू होती है, इसकी लीस्ट वैल्यू होती है स्टैंडर्ड डेविएशन। मतलब ये चीज डेविएशन जो हमारे पास डिस्पर्जन है उसमें रूट मीन स्क्वायर सबसे कम कब आएगा? जब उसका डेविएशन कहां से लिया जाएगा? मीन से। प्रूव करके दिखाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, अभी नहीं, अपना स्टाइल है यार, नेक्स्ट लेक्चर में करके दिखाएंगे, अभी क्यों करें, है ना? तो अगर हम बड़ी ध्यान से देखें इसमें, तो हमारे पास एस क्या है? रूट मीन स्क्वायर। अगर हम एस को ध्यान से देखें, सबसे कम कब होता है? जब डेविएशंस कहां से ली जाती हैं। मतलब अगर ए की वैल्यू इक्वल टू एक्स बार होगा तो हमारे पास सबसे कम रूट मीन स्क्वायर की वैल्यू आने वाली है। इस चीज का हम ध्यान रखेंगे। तो ये है हमारे पास। इसके बाद हमारे पास कंबाइंड डेटा वगैरह जैसी बहुत सारी चीजें आती है, बट वो तभी मजा आता है करने में जब डेटा हाथ में हो बहुत सारा। अभी मैं डेटा लेके नहीं आया, तो अभी तो मैं तुम्हें बता रहा हूं कि ऐसी ऐसी चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, मैथमेटिक्स दिखा रहा हूं अभी मैं तुम्हें, हमें ज्यादा मैथमेटिक्स में नहीं घुसना है। ऑल्दो सब्जेक्ट का नाम ही मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स है, लेकिन डेटा से सीखेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट हमारे पास आए तो हमारे पास एक और इंपॉर्टेंट चीज है, कोएफिशिएंट ऑफ डिस्पर्जन। अब ये क्या चीज हो गई कोएफिशिएंट ऑफ डिस्पर्जन? यार यहाँ पे ना यूनिट्स का बहुत चक्कर है यार, है ना? यूनिट्स का बहुत चक्कर है। यहां देखो, इसके यूनिट से ये यूनिट्स कैंसिल, अरे यूनिट डायमेंशन किया होगा 12th क्लास में फिजिक्स में, यूनिट से यूनिट इसके कैंसिल हो जाएंगे, इसके यूनिट्स बचेंगे, इस पे रूट लगाते तो यूनिट एक्स के ही आ जाते, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन भाईजान एक बात दिक्कत आ गई, बचे तो यूनिट्स। अगर एक डेटा तुमने मेजर किया है मीटर में, दूसरा डेटा तुमने मेजर किया किलोमीटर में, किसी भी और यूनिट्स में, तो क्या करोगे? फंस जाओगे। तो यूनिट्स के खेल से बचने के लिए, यूनिट्स के खेल से बचने के लिए वी यूज दिस मेजर कोएफिशिएंट ऑफ डिस्पर्जन। ठीक है, तो लिख लो, सबसे पहला हमारे पास होता है कोएफिशिएंट ऑफ डिस्पर्जन ऑफ रेंज, या कोएफिशिएंट ऑफ डिस्पर्जन बेस्ड ऑन रेंज। सिंपल लिख लो CD, बेस्ड ऑन रेंज। बड़ा आसान है, डिफरेंस ओवर सम। ऐसे ही दूसरे का भी निकाल लेना,
एक डेटा का ऐसे एक मिनट रुको, कैमरा हिल गया क्या? ऐसे हम दूसरे डेटा का भी निकाल सकते हैं। एक डेटा का निकाल लिया, दूसरे डेटा का निकाल लिया, कंपेयर कर लो। अब यूनिट्स का कोई चक्कर ही नहीं बचा, क्योंकि सेम चीज को सेम चीज से डिवाइड करोगे, यूनिट्स कैंसिल हो जाते हैं, है ना, डिफरेंस ओवर सम से। दूसरा है कोएफिशिएंट ऑफ डेविएशन बेस्ड ऑन क्वार्टाइल डेविएशन, बेस्ड ऑन क्वार्टाइल डेविएशन। फिर से डिफरेंस ओवर सम, फिर से सेम है, Q3 माइनस Q1 अपॉन 2, Q3 प्लस Q1 अपॉन में 2, 2 से 2 उड़ा भी सकते हो। ये भी एक तरीका हो सकता है। मुझे यूनिट से नहीं, यूनिट से बचना है ताकि मैं डेटा को कंपेयर कर सकूं, वरना कंपैरिजन में दिक्कत आ जाएगी ना यार। एक डेटा को तुम मीटर में फॉर एग्जांपल मेजर कर रहे हो, एक को किलोमीटर में, तो डेटा मतलब यूनिट से चेंज करते रह जाओगे। उससे बचने के लिए तुम अलग अलग निकालो दोनों के कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन और तब कंपेयर कर लो, क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कभी भी डिपेंड नहीं करते हैं यूनिट्स पे। तीसरा देखो, बेस्ड ऑन, तीसरा हमारे पास आता है, अगर मान लो हमारे पास मीन डेविएशन के अबाउट निकालना हो, बेस्ड ऑन मीन डेविएशन, तो बड़ा सिंपल सा, ऊपर लिखो मीन डेविएशन, और इसमें भाई साहब कौन सी एवरेज ली थी हमने? मीन, मीडियन, मोड, हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, या जो तुमने बनाई थी वो वाली। एक मैंने 6th नहीं पढ़ा है बेटे, एक राजंस सेंट्रल टेंडेंसी वाला मेथड भी होता है, मैंने बनाया था घर बैठ के, किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया। बस डिवाइड में हमारे पास मीन डेविएशन डिवाइड बाय एवरेज फ्रॉम विच इट इज कैलकुलेटेड, फ्रॉम विच इट इज कैलकुलेटेड। मतलब यहां पे एक ही जगह कौन सी एवरेज रखने वाले हो वो हमें नीचे रखनी होगी, जिसके भी बारे में तुम बात करने वाले हो। एक स्टैंडर्ड डेविएशन पे बेस्ड भी होता है, बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, जो कि हमारे पास क्या आ जाएगा, ऊपर आता है स्टैंडर्ड डेविएशन, इसमें मीन डेविएशन, नीचे किस एवरेज के अबाउट करते हैं इसे? मीन के अबाउट, और यही सबसे ज्यादा यूज होने वाला है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके कैसे यूनिट्स आपने कैंसिल कर दिए, मैं दिखाता हूं। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है रूट में 1/n फ्रीक्वेंसी इंटू में x माइनस x बार का होल स्क्वायर। इसके यूनिट्स इससे, यूनिट वाइज देखना, इसके यूनिट इससे गायब, इसके यूनिट्स आएंगे स्क्वायर में। अगर ये मीटर में मेजर हो रहा तो आंसर आएगा मीटर स्क्वायर में, मीटर स्क्वायर का रूट लोगे तो आंसर क्या आ जाएगा? मीटर। अगर ये किलोमीटर में मेजर हो रहे थे तो किलोमीटर स्क्वायर, रूट लोगे किलोमीटर बच जाएगा, समझ पाए। और जो x बार होगा उसके भी यूनिट क्या होंगे? x बार क्या होता है? x1 प्लस x2 प्लस अप टू सोन xn डिवाइड बाय n। अगर तुम इसके भी यूनिट्स देखोगे आओगे तो आएंगे तो इसके भी मीटर ही, अरे मीटर 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 मीटर, इन सबको डिवाइड करोगे प्लस करोगे आंसर तो फिर भी मीटर ही रहेगा। मतलब ऊपर भी यूनिट है मीटर और नीचे भी यूनिट है मीटर, कैंसिल हो जाएंगे तो यूनिट पर डिपेंड ना ही करे है, समझ गए। इसका मतलब मेरे ख्याल से बात यहां तक समझ आ रही होगी। तो मेन हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ, मेन हमारे पास जो कोएफिशिएंट आ रहा है वो यही है, ठीक है। अगर तुम्हें कोई कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन देखना हो, कितना वेरिएशन हो रहा है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, जो कि होता है सिग्मा बाय एक्स बार इंटू 100, क्योंकि हमें परसेंटेज में देखना है, ठीक है। चलो परसेंटेज में निकालोगे तो हमारे पास उसे क्या बोलेंगे? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। लास्ट वाला भी सुपर इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे उस बात को। मेरे ख्याल से यहां तक बात समझ आ रही होगी बढ़िया से। भाई इतना ही था देखो हमारे पास कुल मिला के। इसके बाद हमारे पास एक चीज आ जाती है मूवमेंट्स। अरे तुम्हारे और उनके मूवमेंट्स नहीं बाबू, बाबू मतलब समझ गए ना, वो छोटे वाले बच्चों को कह देते ना बाबू, वो वाला नहीं, वो बाबू सोना वाला नहीं, ठीक है। हाँ बढ़िया। मूवमेंट्स हमारे पास क्या होते हैं? जो हमने बिताए होते हैं किसी के साथ, बस उसको छोड़ के जो हमारे पास मैथमेटिक्स में यूज होते हैं उसकी बात कर रहा हूं मैं। डिनोट करते हैं कुछ ऐसे म्यू आर डैश। कभी भी अगर तुम, अभी तक हमने स्टैंडर्ड एविएशन में पावर कितनी ली थी? हमने पावर ली थी 2। अगर हम एक्स्ट्रा कुछ पावर्स ले लेते हैं, यहां पे कुछ ऐसा कर देता हूं मैं, यहां पे एफ आई एक्स आई माइनस में ए, यहां पे मेरे को ए नहीं पता तो उसे बोलते हैं ये वाले मूवमेंट्स, मूवमेंट्स अबाउट ए, मूवमेंट्स अबाउट ए।
क्यों ये पढ़ रहे हैं मोमेंट्स, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। क्योंकि यहां से हमें मीन भी मिल सकता है, वेरिएंस भी मिल सकता है, यहां से हमें हायर मोमेंट्स मिलेंगे μ3 μ4 इसकी हेल्प से, ठीक है। यूजिंग μr डैश वी गेट मीन, वेरिएंस, हायर मोमेंट्स, जो कि किस में हेल्प करते हैं, स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस में। अभी कुछ देर में इसके बारे में 5 मिनट में बताता हूं इसके बारे में भी, ठीक है। और इसका यूज करके हमें क्या निकालने होते हैं, μr, जो जिसका फॉर्मूला क्या होता है, मोमेंट अबाउट मीन, कुछ ऐसा। यहां पे पावर मैंने गलती से 2 लगा दिया, जबकि यहां पे पावर कितनी आनी चाहिए, r, चेंज कर लेना। यहां μr लिखा ना, पावर भी यहां पे r आएगी। दूसरे वाले को कैलकुलेट करने के लिए ऐसे होता है, ठीक है। क्यों पढ़ रहे हैं भैया इसे, वाई वी आर स्टडिंग दिस इफ वी हैव दिस, मेन हमारे पास ये होता है, तो इसे क्यों पढ़ रहे हैं। अगर मैं μ1 निकाल के दिखाऊं तो हमारे पास आ जाएगा 1/n समेशन fi x माइनस एक्स बार। 1 मिनट भैया, यहां पे आप फंस गए, क्योंकि आपने हमें बताया था डेविएशंस, इसकी पावर 2 तो नहीं है ना, डेविएशंस टेकन फ्रॉम मीन इज क्या होता है, 0। हाँ, μ1 इसमें 0 होता है, और अगर तुम μ0 निकालोगे, इसकी पावर 0 पुट करोगे तो ये गायब, बचेगा समीशन fi, और ये भी तो समीशन fi होता है, आंसर आ जाएगा 1। ऐसे ही जब तुम μ1 डैश निकालोगे तो आंसर आएगा 1/n समेशन fi x माइनस a, ऐसा कुछ आ जाएगा। अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास बन जाएगा 1/f समेशन fi xi, माइनस में 1/n कुछ ऐसा, a बाहर आ जाएगा, बचेगा समेशन, और सिर्फ समेशन fi, समेशन fi ही तो होता है, ये भी समझ पाए। हाँ, कुछ ऐसा, ये हमारे पास μ1 डैश बच जाएगा, ऐसा कुछ। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, μ1 डैश। अगर हम बहुत ध्यान से देख पाए, इसे अगर हम नाम दे दें, अगर हम इसको एक नाम दे दें d, तो ये इतना सॉल्व करने की वैसे इसे जरूरत थी नहीं, है ना। मैं वही सोचूं, अगर मैं इसको एक नाम दे दूं d, डेविएशन, तो f इंटू डी बाई एन, ये किसका फॉर्मूला होता है, ये मीन का ही फॉर्मूला होता है। मीन को हम 3 तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। एक तो हम मीन को सिंपल साधारण फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं, समेशन fi xi बाय एन, एक तो ये होता है। दूसरा हमारे पास मीन का फॉर्मूला होता है l प्लस समेशन, अगर तुम fi xi की जगह लिख देते हो xi माइनस में a, तो ऐसा कुछ होता है हमारे पास। तीसरा एक और भी होता है हमारे पास, μ0 इक्वल टू 1 लिख देते हैं। तीसरा मीन का फॉर्मूला होता है l प्लस समेशन fi ui, और ui होता है कुछ ऐसा। यहां पे हमारे पास हाँ h है, पूरे के डिवाइड में n है, और यहां मैंने l लिख दिया है, ठीक है, l ही मान लेते हैं इसे, इंटू में h, ऐसा कुछ बनता है। मैं इनके प्रूफ भी दिखाने वाला हूं, बट ऐसा कुछ हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है, बढ़िया। उसमें से सेकंड वाला फॉर्मूला इसके साथ मैच हो रहा है, मतलब μ1 डैश क्या देता है हमें, मीन। ऐसे ही अगर मैं μ2 निकालू, μ2 डैश नहीं, μ2 निकालू तो बनेगा 1/n समेशन fi x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, जो कि क्या होता है, वेरिएंस। ऐसे ही जब हम हायर मूवमेंट्स निकालेंगे, तो हमारे पास हेल्प हो जाएगी स्क्यूनेस और कर्टोसिस में, ठीक है, स्क्यूनेस और कर्टोसिस में हमारी हेल्प हो जाएगी। इस चीज का ध्यान रखना। समझ आया यहां तक, बढ़िया। मेरे ख्याल से यहां तक बात समझ आ रही होगी। स्क्यूनेस कर्टोसिस के बारे में बात करने से पहले मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं कि μr, अगर तुम कभी भी μ2 निकालना चाहते हो तो हमारे पास होता है μ2 डैश माइनस के μ1 डैश का स्क्वायर। क्यों हम इसे पढ़ रहे हैं, जब मतलब इसे पढ़ रहे हैं तो ये क्यों पढ़ रहे हैं वो भी बताना चाहूंगा, क्योंकि इनको निकालना काफी इजी होता है। ऐसे μ3 में निकाल सकता हूं, μ3 डैश माइनस के μ2 डैश μ1 डैश का स्क्वायर, माइनस प्लस में μ1 डैश का क्यूब, 132 मैंने ऐसे याद रखा है। अगला है 1463 1463, ऐसा कुछ। μ4 इज इक्वल टू μ4 डैश, हमें 4 ही मूवमेंट्स की जरूरत होती है। μ4 डैश, दूसरा आ जाएगा 1463, नहीं ऐसा कुछ।
मिला के 4 होना चाहिए बस, ठीक है। 14 63। डिटेल में इसको डिराइव भी कराएंगे बट अभी के लिए कुछ ऐसा, और लास्ट में हमारे पास आ जाएगा ऐसा कुछ, ऐसा कुछ। क्या उल्टा भी होता है इसका? हाँ बिल्कुल होता है। μ1 तो देखो 0 ही होता है, अभी अभी प्रूव भी करा दिया मैंने, ये रहा। और μ0 क्या होता है? 1 होता है। क्या उल्टे भी होते हैं? μ2 डैश भी निकाल सकते हो, हाँ। लेकिन इसमें ध्यान रखना μ2 डैश जो हमारे पास होता है उसमें प्लस माइनस अल्टरनेट नहीं आता, वो सारे ही प्लस होते हैं, ऐसा। μ2 प्लस में μ1 का स्क्वायर, μ2 प्लस में μ1 का स्क्वायर, सॉरी μ1 डैश का स्क्वायर। और μ3 निकालेंगे तो यहां होता है 132, वहां पे होता है 131। बस बीच में प्लस आएगा, इस चीज का ध्यान रखना, और इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं होता, ठीक है। कुछ ऐसा μ3 प्लस में μ2 μ1 डैश प्लस में μ1 डैश का क्यूब, या 3 3 बनाने होते हैं बस हमें, ठीक है। μ4 डैश लिखेंगे तो μ4 प्लस में इसमें होता है 131, और नेक्स्ट वाले में होता है 1461, मतलब 61। तो ये हो जाएगा 4 μ3 μ1 डैश, इसमें सब में प्लस होगा, ऐसा होता कुछ, ठीक है। 1461 बिल्कुल सही है। तो ऐसा कुछ होता है। ऐसे ही फिर हमारे पास शेपर्ड्स करेक्शन आएंगी, फैक्टोरियल मूवमेंट्स भी हमारे पास आते हैं। मेजरली हमारे पास इनकी जरूरत पड़ती है, ये हर चैप्टर में यूज होते हैं। हमें उतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, कराऊंगा मैं ये नहीं कह रहा कि मैं छोड़ दूंगा उस चीज को, मैं कराऊंगा, बट हमें ज्यादा जरूरी हमारे लिए यही होते हैं जो मैंने अभी बोर्ड पे लिखे हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास फाइनल चीज क्या आती है उसके बारे में बात करते हैं। फाइनल हमारे पास आता है कि फाइनल हमारे पास चीज आती है कि एक एब्सोल्यूट मूवमेंट भी होते हैं, वो रह गए बताने, ठीक है। एक हमारे पास होता है स्क्यूनेस, स्क्यूनेस, ठीक है। पॉजिटिवली स्क्यूड, नेगेटिवली स्क्यूड डेटा के बारे में हम बात करते हैं कि कैसे कैसा होता है। जैसे मान लो कभी हमारे पास डेटा एक ऐसे हो सकता है, इसे बोलते हैं सिमेट्रिकल डेटा, मीन मीडियन इज इक्वल टू मोड। एक हमारे पास होता है ऐसा डेटा जो इधर को ज्यादा है, हाँ राइट साइड पे ज्यादा है। सबसे सेंटर में हमारे पास कौन सा होता है? मोड, सबसे बड़ी वैल्यू। सेंटर की वैल्यू को बोलते हैं मीडियन, और तीसरी जो सबसे लास्ट में आती है उसे बोलते हैं मीन, ठीक है। मोड का मतलब सबसे ज्यादा वैल्यू, मतलब वो जो मैक्सिमा मिनिमा मैथमेटिक्स में हमने तुम्हें सिखाए हैं। मैथमेटिक्स नहीं पढ़ी है तो स्टैटिस्टिक्स क्रैश कोर्स की प्लेलिस्ट है, उसे फॉलो कर लेना, ठीक है। मैथ्स तम आगे लिख के ऐसे लिखना, स्टैटिस्टिक्स क्रैश कोर्स आगे मैथ्स तम, ठीक है। इसको लिख के तुम्हें प्लेलिस्ट मिल जाएगी पूरी। इसका डैश इक्वल टू 0, तो मोड मिलता है वहां से जो हाईएस्ट वैल्यू होती है। इसे बोलते हैं हम पॉजिटिवली स्क्यूड, पॉजिटिव डायरेक्शन में है। इसके भी मेजर्स होते हैं, पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है जिस भी डेटा के बारे में तुम बात कर रहे हो, उस डेटा को जो तुमने प्लॉट किया है, उस प्लॉट का हमने नाम दे दिया है डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। जैसे अभी मैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बोल रहा था। एक हमारे पास नेगेटिवली स्क्यूड भी होती है, ऐसा कुछ इधर ज्यादा है, ठीक है, नेगेटिव साइड पे ज्यादा है, फिर से ये मोड हो जाएगा, और उसके बाद क्या, उसके इधर आ जाएगा मीडियन, यहां आ जाएगा कुछ मीन, इतनी आगे भी नहीं होता है वैसे, यहां कहीं होता है, ठीक है, ऐसा कुछ। इसे बोलते हैं नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। इस चीज का तुम्हें थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। इसके हमारे पास बहुत सारे मेजर्स होते हैं कि इनको भी कैसे मेजर किया जाता है। सबसे आसान वाला बताऊं स्क्यूनेस को, मीन माइनस मीडियन, मीन माइनस मीडियन सबसे इजी वाले हैं। इनके एडवांस भी हैं। एक हमारे पास और भी होता है स्क्यूनेस को मेजर करने के लिए, एस इज इक्वल टू मीन माइनस मोड, ठीक है। पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, उस पर डिपेंडिंग ऑन इनके साइन पे फिर हम बताते हैं कि किस टाइप का हमारे पास डेटा है। पॉजिटिवली स्क्यूड है मतलब राइट साइड पे ज्यादा है, लेफ्ट साइड पे ज्यादा है, इनसे बता सकते हैं। बट इससे एडवांस चीज भी हमारे पास होती है, जैसे इससे एडवांस चीज भी हमारे पास होती है। एक हमारे पास आएगा कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट, एक मिनट रुको बस। एक हमारे पास आएगा कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट,
हाँ, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, एक हमारे पास ये आएगा। फिर हमारे पास एक आएगा बोलेज कोफिशिएंट। फिर हमारे पास आएगा बेस्ड ऑन मोमेंट्स। अब यहां पे देखो मोमेंट्स का यूज आ गया ना, इसमें हायर मोमेंट्स यूज होंगी, ठीक है, हायर मोमेंट्स इसमें यूज करने वाले हैं, जो कि हम देखेंगे कि कैसे रहता है। जैसे हमारे पास न्यू चीजें आने वाली हैं। एक हमारे पास होता है बीटा 2, जो कि होता है μ4 डिवाइड बाय μ2 स्क्वायर। एक होता है बीटा 1 μ3 स्क्वायर अपॉन में μ2 क्यूब। ये हमारे पास बोलते हैं कॉफिशिएंट्स, इन्हें क्या बोलते हैं, कॉफिशिएंट्स। जैसे गामा 2 की अगर मैं बात करूं तो वो होता है बीटा 2 माइनस 3, बीटा 2 माइनस 3। और इधर लिख देते हैं इसे। और एक गामा 1 होता है रूट में बीटा 1, ठीक है, एक गामा 1 होता है रूट में बीटा 1। मैं तुम्हें एक और बता देता हूं बेस्ड ऑन मूवमेंट कैसे हम स्क्यूनेस को चेक कर सकते हैं। स्क्यूनेस कोफिशिएंट हमारे पास होता है रूट में बीटा 1 बीटा 2 माइनस बीटा 2 गामा इज इक्वल टू बीटा 2 प्लस 3, ऐसा होता है, गामा अलग है, ठीक है, ऐसा कुछ है हमारे पास। बीटा 2 प्लस 3 अपॉन में है 2 टाइम्स 5 बीटा 2 माइनस कुछ ऐसा होता है 5 बीटा 2 माइनस 6 बीटा 1 माइनस 9, ऐसा कुछ हमारे पास स्क्यूनेस को मेजर करने का फॉर्मूला होता है। हमें सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन कब मिलेगी, या तो बीटा 1 इक्वल टू 0 हो या तो बीटा 2 इक्वल टू -3 हो। लेकिन बीटा 2 -3 नहीं हो सकता, क्योंकि बीटा 2 हमारे पास ये होता है, मूवमेंट्स कभी भी नेगेटिव नहीं आते। μ4 नेगेटिव नहीं आ सकता, क्योंकि बाय डेफिनेशन हमारे पास μ4 कुछ ऐसा था, समेशन fi xi माइनस x बार की पावर 4 अपॉन में n, नेगेटिव नहीं आ सकता है ना, इसलिए μ2 का स्क्वायर है, वैसे ही पॉजिटिव नहीं आ सकता। इसका मतलब बीटा 2 नेगेटिव नहीं आ सकता, बीटा 1 0 होना चाहिए। अगर बीटा 1 0 है मतलब μ3 0 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हायर मूवमेंट्स की बात हो गई, इसीलिए हमें हायर मूवमेंट्स की जरूरत पड़ती है। अगर ये 0 होगा तो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होने वाली है, ऐसा होता है हमारे पास। और फाइनल हमारे पास अब हमें पता लग गया है कि स्क्यूड कैसे है। अब हमें देखना है कि उसकी लेवल कैसे है, उसकी खोपड़ी कैसे होने वाली है। उसके लिए हमारे पास आता है एक कर्टोसिस, ठीक है। हमें स्क्यूनेस के बारे में पता लग गया है कि कैसे वो कर्व बिहेव, मतलब कैसी वो कर्व रहने वाली है। अब हमें बात करनी है, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं कर्टोसिस की तरफ। अगर हम कर्टोसिस और स्क्यूनेस के बारे में बात करेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुमने कोई भी डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन बनाया, मतलब डेटा का कोई भी वो टेबल बनाया, तुमने कोई ग्राफ बनाया सॉरी, तो हमारे पास फ्लैटनेस कौन चेक करेगा, फ्लैटमेट्स नहीं बोल रहा हूं मैं, फ्लैटनेस, ठीक है। स्क्यूनेस कौन क्या चेक करेगा, लैक ऑफ सिमेट्री, लैक ऑफ सिमेट्री। तुम देख पा रहे हो कितना गंदा सा फॉर्मूला लिखा था अभी मैंने बीटा 1 बीटा 2 स्क्यूनेस के लिए। इसके आसान है, ये बीटा 2 से ही चेक हो जाता है। बीटा 2 होता है μ4 अपॉन में μ2 स्क्वायर, या फिर गामा 2 होता है बीटा 2 माइनस 3, बीटा 2 माइनस 3, ठीक है। 3 कंडीशन हो सकती हैं। बीटा 2 3 के इक्वल आ गया तो गामा 2 इक्वल टू 0। अगर बीटा 2 ग्रेटर देन 3 आ गया तो गामा 2 इज इक्वल टू 1, सॉरी ग्रेटर देन 1। बीटा 2 लेस देन 3 आ गया तो गामा 2 नेगेटिव हो जाएगा। 3 तरह की कर्व अपने पास पॉसिबल होती हैं। याद रखना सिमेट्रिकल में मान के चल रहा हूं, सिमेट्रिकल में क्या होता था, बीटा 1 क्या है 0, पता है ना, बीटा 1 क्या आता है 0। और बीटा 1 की डेफिनेशन तुम्हें पता होगी, μ3 स्क्वायर अपॉन में μ2 क्यूब। ओड मूवमेंट 0 होने चाहिए इसमें, ठीक है। तो आज के बाद याद रखते हैं, ओड मूवमेंट μ3 इक्वल टू 0 हुआ तो हम क्या कहेंगे, सिमेट्रिकल डेटा है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या चेक करनी है, उसकी फ्लैटनेस चेक करनी है। तो एक तो बिल्कुल ही ऐसा हो सकता है, एक कुछ ऐसा हो सकता है, और एक तो भाईजान एक तो बिल्कुल ही भाई साहब ऐसा हो सकता है, बिल्कुल ही इसके पास। थोड़ा सिमेट्रिकल बना लेना यार, दोनों साइड सेम। तुम्हें पता है फिर चित्र में हम आ जाए तो हमसे ऊपर कोई नहीं है ना, बट अभी के लिए कुछ ऐसे ही बना लेते हैं रफ सा, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 है, मैंने ऐसे याद रखा है, LMP लेप्टोक्यूटिक, दूसरा है मेसोक्यूटिक, और तीसरा है प्लेटिक्यूटिक, क्यूटिक
क्यूटी पाई वाला क्यूटिक, ठीक है। तो ये हमारे पास इसको कभी, और ये हमारे पास क्या है, मीन सिमेट्रिकल है लेकिन फ्लैटनेस चेक करनी है। इसके लिए बीटा 2 की वैल्यू होती है 3। इसको नॉर्मल भी बोलते हैं, सबसे ज्यादा देखी जाने वाली यही होती है। जिसमें मैं सेंट्रल लिमिट थ्योरम की बात कर रहा था ना, वो इसी के लिए भाषण दिया था मैंने तुम्हें। जो सेंट्रल लिमिट थ्योरम बोली थी वो इसी के लिए भाषण दे रहा था मैं, ठीक है। लैप्टोक्यूटिक कब होती है हमारे पास? लैप्टोक्यूटिक होगी जब बीटा ऐसा कुछ ग्रेटर देन 3 होगा, बीटा 2, ठीक है। मतलब गामा जो होगा वो ग्रेटर देन 1। और प्लेटिक्यूटिक कब होगा? लेस देन 3 के लिए। मेरे ख्याल से यहां तक बात समझ आ रही होगी। अभी मैंने जस्ट तुम्हें एक ओवरव्यू सा दिया है कि मैं क्या करना चाह रहा हूं। नेक्स्ट लेक्चर में डेटा के साथ इनको पढ़ने वाले हैं, बहुत ज्यादा मजा करने वाले हैं और एपिसोड्स की तरह आने वाले हैं। तो स्टैटिस्टिक्स की एक न्यू जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं। ऐसी स्टैटिस्टिक्स तुमने नहीं पढ़ी होगी यूट्यूब पे अभी तक। पूरा ओपनली बोल सकता हूं मैं कि स्टैटिस्टिक्स नहीं पढ़ी होगी तुमने ऐसे कभी भी। डेटा को रीड करेंगे, अलग अलग जगह से डेटा लाएंगे और तुम्हारे सामने रीड करके दिखाएंगे और मजा करेंगे बहुत सारा। आई होप समझ आ रही हो बात। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक मेरा ख्याल रखना, पढ़ाई करते रहना और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से प्लेलिस्ट को सेव कर लो ताकि उसमें जितनी भी मैं ऐड कर रहा हूं वीडियो वो तुम्हारे तक पहुंचती रहे डेली जब भी मैं ऐड करने वाला हूं। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक मेरा ख्याल रखना, पढ़ाई करते रहना, मेहनत बहुत सारी करना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक ले बाय बाय।